तो अगर सेल में से मैं सेल वॉल हटा दूँ उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में फिर क्या क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली तो है ही। प्रोटोप्लास्ट में अगर अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दूँ तो उसे प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और प्रोटोप्लाज्म में अब क्या क्या बचा, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस। अब प्रोटोप्लाज्म से भी मैं न्यूक्लियस हटा दूँ तो साइटोप्लाज्म ही तो बचेगा बस, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली और मैट्रिक्स, जैसे साइटोसॉल बोलेंगे, सॉरी। डन हो गई बात, यस सर। अब सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के। तो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी होती है सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है सिंगल मेम्ब्रेन, हाँ के ना। एंड माइक्रोबॉडीज़ में आपका पेरोक्सीजोम, ग्लाइकोक्सीजोम और स्फेरोजोम आ जाएगा। और कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो वो है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। इनके पास प्रोटीन की सस्ती लेवल की बाउंड्री होती है, बस फ्लूइड मोज़ाइक नहीं। अरे सवाल ये भी तो उठेगा मन में कि यार अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते ये लोग, तो एक अंदर जो सवाल बनता है कि यार मेम्ब्रेन बाउंड होते नहीं है तो इनकी जो कोई बाउंड्री होती है फिर वो कैसी होती है, वो किससे बनी है, फिर वो बाउंड्री तो कोई होगी ना। मैंने बोला हाँ बाउंड्री तो है, लेकिन हम इसे फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इसीलिए बोल रहे हैं, इसके पास फ्लूइड मोज़ाइक मेम्ब्रेन नहीं है, फ्लूइड मोज़ाइक मेम्ब्रेन नहीं है, समझ रहे हो। एक 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 प्रिमिटिव प्रोटीन की लेयर है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। डन हो गई बात। अब राइबोसोम, इसे पेलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं और सेलुलर फैक्ट्री होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। 1953 में इसे डिस्कवर करा था जॉर्ज पेलाडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प की मदद से। इसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बोल के, दानेदार वाला स्ट्रक्चर, और इसके डेंस पार्टिकल होते हैं। डेंस मतलब कि थोड़े क्या बोलते हैं आपके ठेठ, क्या बोलता हूँ उसे हिंदी में, कठोर, टाइट पार्टिकल्स है, डेंस। नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली है, एब्सेंट होते हैं मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होता है सेल का, और ये ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो मिलता है ना, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनली है। डन हो गई। अब अकरेंस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में 70s मिलता है, यूकैरियोट में 80s मिलता है साइटोप्लाज्म में, और प्रोकैरियोट में एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और इसके पास पॉलीराइबोसोम भी होता है, और जिसका साइज़ होता है राइबोसोम का 15x20 नैनोमीटर, 15x20 नैनोमीटर। यूकैरियोट्स की बात करें तो अटैच होता है आउटर सरफेस पे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे 80s का, और इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इनसाइड क्लोरोप्लास्ट होता है 70s। नाउ अब बात करें तो ये कंपोज्ड होता है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं, आरएनपी पार्टिकल, और हर राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। 70s की बात करें तो 50s प्लस 30s यहाँ पे बनाता है। अब 70s में होती है 50s 30s यूनिट्स, 50s वाली लार्जर सब यूनिट, 30s वाली स्मॉलर सब यूनिट। 50s में आपको मिलेगा 23s आरआरएनए और 5s आरआरएनए, और 30s में मिलेगा 16s आरआरएनए। तो टोटल 55 प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं डिफरेंट, 55 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं 70s में। 80s की बात करें तो 60s प्लस 40s सब यूनिट है, 60s में 20s आरआरएनए, 5.8s आरआरएनए और 5s आरआरएनए। डन हो गई। और 18s आरआरएनए मिलता है इसकी 40s सब यूनिट में, 5s आरआरएनए दोनों में कॉमन है। 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं इसमें। नाउ बात करें दोनों सब यूनिट जॉइन होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, जब मैग्नीशियम आयंस के साथ होती हैं। और याद रखना राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं न्यूक्लियोलस को, 23s आरआरएनए प्रोकैरियोट में और 28s आरआरएनए यूकैरियोट में। ये दोनों एंजाइम की तरह करते हैं, इसलिए इसे राइबोजाइम बोलते हैं। ये जो S है ये स्टैंड करता है स्वेडबर्ग यूनिट, मतलब कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मतलब कि रेट ऑफ सेटलिंग डाउन, कितनी ज़्यादा रेट से, कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये नीचे बैठ सकते हैं अगर मैंने लिक्विड में डालता हूँ। और इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी और साइज़ का। 80s सबसे नीचे होगा अगर मैं तुम मेजर करने जाओगे, फिर उसके बाद 70s ऊपर आएगा, फिर ऊपर 60s, फिर ऊपर 50, फिर 30, 40 ऐसे चलेगा, 40 30, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी वाले नीचे बैठे हैं, मिनिमम डेंसिटी वाले ऊपर बैठे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करूँ तो एंडो का मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन का मतलब सिंगल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है, और सिस्टम मतलब कि इनके जो फंक्शन है वो आपस में सब कोऑर्डिनेटेड है। आपस में सब कैसे है, कोऑर्डिनेटेड है।
इसमें कौन कौन आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम इसमें नहीं आते हैं क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है इन ऑर्गेनेलिस के साथ। अब कैसे कोऑर्डिनेटेड है एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आर है हमारी, आर के ऊपर राइबोसोम होते हैं, सब जानते हैं। तो प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को उसने पैक कर दिया एक पाउच में, एक वेसिकल में। अब भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने भी अपने यहाँ पे लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स का पाउच बनाया और पैक कर दिया। ठीक है सर, हमने वैक्यूल्स में पैक तो कर दिया है। अब क्या करें? अब दूसरा काम है तुम्हारा, इस वेसिकल को तुम्हें गोल्जी बॉडी तक भेजना है, जो कि सबसे पास है। गोल्जी बॉडी तक मैंने भेज दिया। अब गोल्जी बॉडी को भेजने के बाद वो इसकी पैकेजिंग और अच्छे से और मॉडिफिकेशन कर देगी। मॉडिफिकेशन कैसे? जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बना देगी और ग्लाइकोलिपिड बना देगी। अब गोल्जी बॉडी क्या क्या कर सकती है? पहले तो वो उस वेसिकल को एक्सक्रीटरी वेस्ट की तरह सेफ वैक्यूल के अंदर डाल सकती है। मतलब देखो, सेफ वैक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है। और दूसरा काम ये कर सकती है कि इंट्रासेलुलर टारगेट रख सकती है, मतलब कि अपने सेल के अंदर भी डाल सकती है। तीसरा काम ये कर सकती है कि वो सेल के बाहर भी भेज सकती है उस वेसिकल को। और चौथा काम, वो लाइसोसोम बना सकती है। वो जो वेसिकल का पाउच है, अगर उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे तब हम उसे लाइसोसोम बोलने लगेंगे। बात डन हो गई। अब ये दो बात थी हमारे कैसे वर्क कर रहा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारा मामला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ऑर्गेनेलिज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, और नेटवर्क है टाइनी छोटे ट्यूब्यूलर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का, जो कि फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिवाइड करता है इंटरसेलुलर स्पेस को दो भागों में, ल्यूमिनल पार्ट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ल्यूमिनल पार्ट मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट मतलब कि जो के बाहर वाला पार्ट है, मतलब साइटोप्लाज्म। बात डन हो गई। अब के भी दो टाइप्स होते हैं, और एस मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। को हम ग्रेन्युलर भी बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम खुद ग्रेन्युलर होते हैं। और एस के पास नहीं है राइबोसोम, तो उसे ए ग्रेन्युलर बोलते हैं। अब के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसके सरफेस पे टीएस वाले, एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस होता है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे होती है, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, सेक्रीशन भी होता है, रिलीज भी करते हैं, और कुछ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी होता है। ये वाली बात को याद रखना, ये पीवाईक्यू है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारा पैनक्रियाटिक सेल्स में पाया जाता है, हार्मोन को प्रिपेयर करता है। निजल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं न्यूरॉन में, वो आपके से बने होते हैं। रिफॉर्मेशन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ये हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ते हैं, टीलोफेज के एंड पे, जब ये आपका वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रीजनरेट करती है वो ही बनाता है। अब एस की अगर बात करें तो इसके अंदर राइबोसोम नहीं होते इसके ऊपर, और लिपिड की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है, लिपिड लाइक हार्मोन बनाता है, जैसे कि एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो भी। एग्जाम्पल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलते हैं ऐसे मसल में, यही है आपकी एस बस उसका नाम चेंज कर दिया मसल फाइबर में, क्योंकि मायो ऐसे वाले वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, ऐसे टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं मसल की केसेस में। नाउ ये स्टोर कर सकता है कैल्शियम के आयंस, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है अल्कोहल और ड्रग्स का, जो कि आपके लिवर सेल्स में प्रेजेंट है। डन हो गई बात। नोट करने वाली बात को ध्यान से सुनना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। सर हम ये बात तो जानते हैं, लेकिन तुम एक बात शायद ना जानते हो, लाइपोप्रोटीन्स भी बनाता है वो। लाइपो मतलब कि लिपिड और प्रोटीन एक साथ वाले सब्सटेंस, ऐसा भी कुछ बनाता है क्या वो? मैंने बोला हाँ, ये एनसीईआरटी की समरी में पॉइंट लिखा है। और वो ग्लाइकोजन भी बनाता है। ये ग्लाइकोजन वाला जो पॉइंट है ये सबसे तगड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा अगर वो ये नहीं पढ़ेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी कर सकता है। ये हम एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा अगले साल। तो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये रेगुलेट कर सकता है आपका नाउ एक पीवाई को आ गया था एम्स में, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी बट देख लेते हैं, बहुत छोटी चीज़ है। पे जो ये राइबोसोम कनेक्ट होते हैं, इनकी जो लार्जर वाली सब यूनिट होती है वो पे कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। नाउ गोल्जी बॉडी की अब बात कर लेते हैं, इतना हमारा हो गया। गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसे डिक्टोसोम बोलते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। कैमिलो गोल्जी ने इसे डिस्कवर करा था 1898 के अंदर। डन हो गई बात। ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है,
न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, कुछ यूनिट्स का बना है जिन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं, और ये इनका नंबर वेरी करता है गोल्जी बॉडी में, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितने नंबर हो सकते हैं। मैनी बहुत सारे होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, सैक्स होते हैं, सैक मतलब पाउच, थैले, स्टैक्ड होता है पैरेलल तरीके से, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, मतलब इनका सेंटर सेम होता है, कुछ ऐसे सर्कल के तौर पे अरेंज होते हैं, एंड न्यूक्लियस के पास होते हैं बिल्कुल। डायमीटर इनका आधे से 1 माइक्रोमीटर होता है। गोल्जी बॉडी के 2 फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं और कॉन्केव फेस भी बोलते हैं। अब ज़रा इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि देखो, मैंने अगर ये तुम्हारा गोल्जी अपैरेटस बना दिया तो यहाँ पे वेसिकल्स आ रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ से, ये तुम्हारा सिस फेस कहलाएगा और ये तुम्हारा ट्रांस फेस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपके आ रहे हैं और यहाँ पे ये बैठ रहे हैं और यहाँ से ये जाएंगे। तो जहाँ पे आ रहे हैं हम वहाँ से देखेंगे। तो अगर तुम इस नज़रिए से देखो, अगर तुम यहाँ पे अपनी आँख लगा के देखो, अगर तुम यहाँ पे अपनी आँख लगा के देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा, इस साइड से तो कॉन्केव मिरर ही दिख रहा है, कॉन्केव मिरर जैसा, इसलिए हम इसे सॉरी इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। सॉरी, मेरे दिमाग से लग रहा है कुछ रे ऑप्टिक्स हल्की सी बाहर निकल गई थी, वापस आ गई। सिस, इस चीज़ को कॉन्वेक्स बोलते हैं और इस चीज़ को कॉन्केव बोलते हैं। ये जो केव बनता है, गुफा जैसी बनती है, केव बोलते हैं इसे। डन हो गई बात। तो इसलिए सिस को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं और ट्रांस को कॉन्केव। अब ये वाली बात तो ऐसी याद हो गई। अब जो बात है फॉर्मिंग फेज की, तो फॉर्मिंग मतलब कि यहाँ से चीज़ चालू होती है, यहाँ से फॉर्मेशन चालू होती है, यहाँ से मॉडिफिकेशन प्रोसेस चालू होती है गोल्जी बॉडी की, और यहाँ से निकल जाती है। तो इसलिए इसे मैच्योरिंग फेज बोला ट्रांस को। ये सारे नाम तो हमें क्लियर हो गए, बच्चे यही सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं। सिस फेस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, न्यूक्लियस के पास, और ट्रांस फेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ये फेसेस एंटायरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। डन हो गया।